कमरे में छाई पुरस्कार खामोशी को शहराम अफंदी के जहरीले और सर्द लहजे ने तोड़ दिया था। उन्हें अपने कपड़े पहनो और ये रोई हुई शक्ल बनाकर बाहर मत आना। ऑफिस में किसी एक इंसान को भी इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हमारे दरमियान कुछ हुआ है। मारिया ने कांपते हाथों से बेडशीट को अपने गिर्द और मजबूती से लपेट लिया। इसकी आंखों से गर्म आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे थे। जलन और दर्द की शिद्दत से इसका जिस्म टूट रहा था। सर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं शायद अगले 2 दिन ऑफिस ना आ सकूं। इसकी आवाज़ रंध गई थी। शहराम ने फर्श पर बिखरे हुए इसके कपड़े उठाकर इसकी तरफ फेंके और उसके करीब आते हुए तहकीर-आमेज़ मुस्कुराहट के साथ बोला, मारिया, ये मत भूलो कि मैंने पूरे खानदान की मुखालफत मोल लेकर तुम जैसी मामूली और गरीब लड़की से निकाह सिर्फ इसलिए किया था ताकि बिजनेस की थकावट के बाद कुछ लम्हे सुकून के गुजार सकूं। तुम मुझे मेरी मर्जी का सुकून दोगी, बदले में मैं तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। सर, आप शादीशुदा हैं, आपकी एक हैसियत है, आपकी बीवी भी तो। अनफ इज़ अनफ। मिस मारिया, शहराम ने गुस्से से इसकी बात काटी और जेब से नोटों की गड्डी निकाल कर बेड पर फेंकी। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। ये पैसे लो और कल मुझे तुम ब्लैक नाइटी में चाहिए हो। शहराम बिना किसी पछतावे के कमरे से निकल गया। मारिया वहाँ अकेली टूटी हुई अपनी किस्मत पर रोती रह गई। वो एक गरीब घराने की बेटी थी जिसका भाई भाभी के उकसाने पर मामूली बातों पर इस पर हाथ उठा दिया करता था। ऑफिस में मुलाजिम होने के नाते शहराम ने इसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर खामोशी से इससे निकाह तो कर लिया था, लेकिन इसे बीवी का दर्जा देने के बजाय सिर्फ अपनी अना और ख्वाहिश का खिलौना बना रखा था। शाम के वक्त जब मारिया ऑफिस की इमारत से बाहर निकली तो आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की तेज़ बूंदें जैसे इसके जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। सड़कें बिल्कुल वीरान थीं और कोई सवारी नज़र नहीं आ रही थी। अंधेरा तेजी से फैल रहा था और मारिया के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अगर वक्त पर घर ना पहुंचे तो इसकी भाभी एक नया तूफान खड़ा कर देगी और भाई का गुस्सा फिर इसके जिस्म पर नील की सूरत उभरेगा। मारिया, तुम इस मौसम में यहाँ क्या कर रही हो? एक चमकती हुई ब्लैक लग्जरी गाड़ी इसके पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ तो अंदर शहराम बैठा था। इसके चेहरे पर रवायती संजीदगी थी। मैं बस सवारी का इंतजार कर रही हूँ, सर, मारिया ने डरते हुए कहा। इस तूफानी बारिश में कोई सवारी नहीं मिलेगी। बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। मारिया सोच में पड़ गई। अगर वो शहराम की गाड़ी में बैठती है और किसी ने देख लिया तो भाभी पता नहीं क्या अफसाना बना देगी, लेकिन अगर ना बैठे तो रात यूं ही सड़क पर गुजर जाएगी। क्या सोच रही हो मिस मारिया? जल्दी बैठो, मुझे आगे एक ज़रूरी काम से जाना है। शहराम के लहजे में नागवारी साफ जाहिर थी। मारिया चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई। शहराम ने बैक मिरर से इसे देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर के सफ़र के बाद शहराम ने पूछा, अपना एड्रेस बताओ। जब मारिया अपने इलाके का नाम बताया तो शहराम के माथे पर बल पड़ गए। ओ माय गॉड, तुम इतने पसमानदा और टूटे फूटे इलाके में रहती हो? वहाँ की तो सड़कें भी खराब हैं, मेरी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। शहराम के इन अल्फाज ने मारिया की खुददारी को शदीद चोट पहुँचाई। इसने ज़ब्त करते हुए कहा, सर, फिर आप मुझे यहीं रोक दें, मैं पैदल चली जाऊंगी या कोई रिक्शा ढूंढ लूँगी। अब तुम इतनी भी खुददार बनने की ड्रामेबाजी मत करो। मैंने कहा ना, मैं छोड़ दूंगा, तो खामोश बैठो। शहराम ने गाड़ी इसकी तंग और कच्ची गली के मोड़ पर रोकी। मारिया बगैर कुछ कहे भीगते हुए गाड़ी से उतरी और अपने घर की तरफ बढ़ गई। शहराम ने गाड़ी के शीशे से इसकी भीगती हुई लाचार लेकिन खुददार जिस्म को दूर जाते देखा। इसके दिल किसी कोने में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी उठी, एक ऐसी बेचैनी जो शायद इस बात का एहसास थी कि इसने इस लड़की को जितना मामूली समझा था, इसके अंदर एक अना और सब्र इससे कहीं ज़्यादा मजबूत था। वक्त पर घर पहुंचने के बावजूद मारिया को सुकून का एक सांस भी नसीब न हुआ। जैसे ही उसने भीगे हुए कदमों से घर के दहलीज पर कदम रखा, सामने ही इसकी भाभी नाहिद बाजू बांधे खड़ी थी और इसकी आंखों में जहर तैर रहा था। आ गई साहबजादी, इतनी रात गए, किसकी गाड़ी से उतर कर आई हो?
हमें तो गरीब समझ कर मुँह नहीं लगाती, लेकिन बाहर न जाने किन किन के साथ घूमती फिरती हो। नाहिद ने ऊंची आवाज़ में तंज का तीर चलाया। मारिया का दिल जोर से धड़का। भाभी, बारिश बहुत तेज़ थी। ऑफिस के सर ने इंसानियत के नाते सिर्फ गली के मोड़ तक ड्रॉप किया है। बंद करो अपने ये झूठ। मारिया के भाई अरशद ने कमरे से निकलते ही मारिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। हमारी इज्जत नीलाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कल से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। मारिया ज़मीन पर जा गिरी। इसके होंठ से खून रिसने लगा। कोने में बैठी इसकी बीमार माँ जमीला बेगम रोते हुए आगे बढ़ी और मारिया को अपने सीने से लगा लिया। अरशद, खुदा का खौफ कर, अपनी बहन पर जुल्म मत कर। वो दिन रात मेहनत करके इस घर का चूल्हा चलाती है, जमीला बेगम ने तड़प कर कहा। अम्मा, आप इसकी साइड मत लें। इस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है। अरशद गुस्से से पैर पटकाता हुआ अपने कमरे में चला गया। रात भर मारिया अपनी माँ की गोद में सर रखे रोती रही। इसका जिस्म और रूह दोनों जख्मी थे। एक तरफ भाई का तशद्दुद और भाभी के ताने थे, दूसरी तरफ शहराम अफंदी का वो बेडरूम जिसमें इसे सिर्फ एक मुआहदे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अगले दिन तमाम तर पाबंदी और भाई की सख्ती के बावजूद मारिया को खामोशी से ऑफिस जाना पड़ा, क्योंकि शहराम का सख्त हुक्म था कि वो ऑफिस से नागा ना करे। जब वो अपने डेस्क पर बैठी फाइलें समेट रही थी, तभी शहराम की सेक्रेटरी ने आकर कहा, मिस मारिया, सर शहराम आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। मारिया के कदम कांप रहे थे। जब वो केबिन का भारी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो शहराम अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा एक अहम फाइल देख रहा था। मारिया को खामोश देखकर शहराम ने सर उठाया और उसकी नज़र सीधी मारिया के सूजे हुए गाल पर और कटे हुए होंठ पर पड़ी। शहराम की तेज़ आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सी बरहमी और बेचैनी लहराई। ये चेहरे पर क्या हुआ है? शहराम ने इंतहाई सर्द लेकिन गहरी आवाज़ में पूछा। मारिया ने फौरन अपनी दुपट्टा चेहरे के करीब करते हुए नज़र झुका ली। कुछ नहीं सर, बस गिर गई थी। शहराम अपनी कुर्सी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मारिया के बिल्कुल करीब आ गया। इसने अपने मजबूत हाथ से मारिया की थोड़ी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो मिस मारिया, ये गिरने का निशान नहीं है, किसी के हाथ का निशान है। किसने हाथ उठाया तुम पर? शहराम के लहजे में गुस्सा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह गुस्सा मारिया पर नहीं बल्कि इस शख्स पर था जिसने मारिया को छुआ था। मारिया की आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। सर, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मारिया ने रोते हुए अपनी थोड़ी इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की। आपके लिए तो मैं सिर्फ एक मामूली लड़की हूँ जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसका कोई मुकाम नहीं। शहराम खामोश हो गया। इसका हाथ खुद ब खुद मारिया के चेहरे से हट गया। वो वापस अपने डेस्क की तरफ मुड़ा, लेकिन इसके दिमाग में मारिया के अल्फाज गूंज रहे थे। कल शाम मेरे साथ एक पार्टी में चलना है तुम्हें, शहराम ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। और हाँ, अपने इस चेहरे के निशान को मेकअप से छुपा लेना। मुझे अपने साथ कोई मजलूम शक्ल वाली लड़की नहीं चाहिए। कुछ माह तेज़ी से गुजर गए। शहराम की पहली बीवी शहरीन, जो एक इंतहाई मगरूर और खुदगर्ज औरत थी, अपने बैरून मुल्क दौरों और पार्टियों में मगन रहती थी और इसे शहराम या इसके घर वालों की कोई परवाह नहीं थी। इस दौरान मारिया की ज़िंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। मारिया हमला हो चुकी थी। जब यह खबर शहराम को मिली तो इसके पांव तले ज़मीन निकल गई। वो बाप बनने वाला था, एक ऐसी लड़की के बच्चे का जिसे उसने कभी बीवी तस्लीम ही नहीं किया था। शहराम ने मारिया को शहर के एक अलग और पुरसकून अपार्टमेंट में मुंतकिल कर दिया ताकि शहरीन या इसके घर वालों को फ़िलहाल इसका पता न चल सके। इन 9 महीनों में शहराम के अंदर का इंसान ऐसे ऐसे बदलने लगा। वो रात को चुपके से अपार्टमेंट आता, मारिया के लिए फल और दवायात लाता, और जब मारिया सो जाती तो वो घंटों इसके मासूम चेहरे को देखता रहता। इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि शहरीन की बनावटी दुनिया के मुकाबले में मारिया की सादगी और सब्र में कितना सुकून है। भला आखिर वो दिन भी आ गया जब मारिया ने एक खूबसूरत सी नन्ही बेटी को जन्म दिया।